हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हाइपोथेसिस। रिसर्च एप्टीट्यूड का एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और अभी जो जून में आपका 2023 जून में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस से आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्टिंग, इन सब से टॉपिक से सवाल आपके बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वहाँ पे इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आते हैं। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे जब हमें अगर स्टेटमेंट के सवाल देने हैं या कुछ अलग इस तरह से ऑप्शन में दे देता है जो हमें नहीं पता होता है। तो चीज़ों को थोड़ा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझने से आप उन चीज़ों को रिलेट कर ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो एज़ यूजुअल आप लोग जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको नीचे दिया रहता है, तो जब आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के लिए लिखा रहता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लिक करिए, आप फिर वहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन खुल जाता है और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जिनके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं प्लीज़ आप लोग बताइए कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आया था, कमेंट में दीजिए कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, या आज जिनका हो चुका है या आगे होने वाला है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट के द्वारा बताइए कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका सब्जेक्ट क्या था और किस तरह से पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो है उनमें पेपर का एनालिसिस करके और बच्चों को बताया जा सके कि आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो कि NTA के द्वारा नई अभी सजेस्ट की जा रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात हम लोग करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है और इसको क्या से मतलब हम क्या से डिफरेंस कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस और इसमें रिसर्च प्रॉब्लम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस देखिए, अगर हाइपोथेसिस की बात करें तो परिकल्पना जिसको कहते हैं, परिकल्पना में दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच एक संबंध बताया जाता है। जैसे अगर कहा जाए पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस, अगर किसी को रिवॉर्ड दिया जाता है तो बच्चों में मोटिवेशन आता है और वो ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। तो इस तरह से जो ये हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है, इसमें दो वेरिएबल हैं। ठीक है, एक हो गया पुरस्कार, रिवॉर्ड, और दूसरा है सीखना। तो इस तरह का संबंध बताया जा रहा है, ये परिकल्पना की बात हुई है ना। अगर हम कहें कि डिफरेंस क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च हाइपोथेसिस में, तो देखिए, जो परिकल्पना होती है दो या दो से अधिक चरों के बीच एक क्या है, जांचनीय कथन होता है, टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। जबकि सोच समस्या जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है अपने आप में जांचनीय कथन नहीं होता है, मतलब इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन है वो एम्पेरिकल मेथड्स के द्वारा अवश्य जांचनी होता है ना। तो इसको मतलब चेक करेंगे, लेकिन ऐसे इसका स्टेटमेंट को नहीं चेक करने के योग्य होता है। तो इस तरह से अब अगर दूसरे इसके पॉइंट की बात करें तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसको हम जो लिखते हैं, मतलब जो इसका स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो किस तरह से होता है, तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होता है, प्रश्नवाचक है ना। शोध समस्या एक क्या होती है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के रूप में होती है, जबकि हाइपोथेसिस की कैसी होती है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में तैयार की जाती है। ठीक है, एक घोषणात्मक कथन। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम के द्वारा ये पता चलता है चरों के बीच के संबंधों की मुख्य समस्या क्या है, ये रिसर्च प्रॉब्लम में पता लगता है, लेकिन यहाँ पर इसके कोई सोल्यूशन की बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हम परिकल्पना द्वारा चरों के बीच के संबंधों की समस्या के संभावित हल की ओर भी आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि यहाँ पर संबंध बताया जाता है और फिर उसमें जो है यहाँ पर रिसर्च प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो यही हो जाता है कि टेस्ट किया जाता है और फिर आपका रिसर्च की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा ये था, आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, परिकल्पना चरों के बीच एक टेस्टेबल स्टेटमेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है।
मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे चर होते हैं, मतलब 2 चर भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जिन्हें मापा जाना संभव। चर का मतलब ही क्या हुआ, वेरिएबल मतलब जिनको मेज़र किया जा सके। तो इस तरह से हाइपोथेसिस जो होती है चरों के बीच एक सामान्य या विशिष्ट संबंध के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, तो यही हो जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसके आधार पे जो इन्हीं वेरिएबल्स के आधार पे मनोवैज्ञानिकों ने इनका जो क्लासिफिकेशन कई तरह से किया है। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे जो सिंपल क्लासिफिकेशन है वेरिएबल्स के आधार पर, तो देखिए इसमें 2 तरह के होते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख लें सिंपल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ओनली 2 एंड अ प्रपोज आंसर टू द रिसर्च प्रॉब्लम इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ ओनली दीज 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 वेरिएबल्स होते हैं, इन्हीं 2 चरों के संबंध के द्वारा रिसर्च प्रॉब्लम को यहाँ प्रस्तावित उत्तर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों की बुद्धि और वर्ग उपलब्धि जो अचीवमेंट होती है, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो इस तरह से 2 चर हैं यहाँ पर, इंटेलिजेंस और क्लासरूम अचीवमेंट, जिनके बीच में एक चर्चा की गई है। तो ये एक सिंपल हाइपोथेसिस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल हाइपोथेसिस हुआ। अब कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पर चरों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है। ठीक है, ये इसकी मेन बात होती है, और उनमें एक खास संबंध बतलाकर शोध समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो एक यहाँ पर मतलब ये बताया जाता है प्रस्तावित उत्तर क्या होगा वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो जाता है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश वाले ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है चरों में विशेष संबंधों के आधार पर, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस बताए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, वहाँ तो क्या था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पे था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर स्पेसिफिक रिलेशन क्या होता है, इसके आधार पर देखिए यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ठीक है, बस आपको इसके जो है ना फीचर्स को पहचानना है। ठीक है, अब वो चाहे रिलेशनशिप के आधार पे हो या वेरिएबल्स के आधार पे हो, किसी भी तरह आपको पहचानने के लिए दिया जाता है, तो आपको इसके फीचर्स को बस ध्यान देना है। और इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे यूनिवर्सल हाइपोथेसिस की बात करें तो इसका नाम ही है कि यूनिवर्सल। तो इस तरह के हाइपोथेसिस का स्वरूप ऐसा होगा कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं, इनके वैल्यूज़ के बीच के संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखता है। मतलब जो भी होगा ना वो हर जगह ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल है, सभी जगह सभी के लिए एक सा होगा, है ना। तो ये हो जाता है आपका हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखता है। मतलब जो भी इसकी वैल्यूज़ होगी, यहाँ पर जैसे कहा गया कि मानव की सीखने की प्रक्रिया पुरस्कार तथा प्रशंसा द्वारा तेजी से होती है। अगर मोटिवेशन का मतलब यही तो हुआ कि लर्निंग में मोटिवेशन कैसे दिया जाता है, तो अगर आप उसको रिवॉर्ड दे देते हो, है ना, बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, आप रिवॉर्ड दे देते हो या कुछ अच्छा ऐसा स्टेटमेंट बोल देते हो कि हाँ शाबाश, कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग कर लेते हो, तो इससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, लर्निंग प्रोसेस तेज होगा। तो ये चीज़ तो हर जगह लागू होगी, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करते हैं, है ना। तो यही हो जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे आपने कहा पृथ्वी गोल है, तो वो सभी के लिए है, सभी लोग बोलेंगे, वही हम ज्योग्राफी में वही चीज़ पढ़ते हैं, आपने भी वही पढ़ी, हमने भी वही पढ़ी। तो यही चीज़ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, माने यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हो गया आपका जो कि सभी के लिए एक समान बात हो। अब यहाँ पर एक्सिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, इसमें वैसी परिकल्पना को कहा जाता है जो सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करती है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक परिस्थिति हो। तो वहाँ पर ये होगा कि जैसे अगर कहा जाए कि क्लास में कम से कम एक स्टूडेंट तो है जिसने जो यहाँ पर होमवर्क करके लाया है, तो किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस होगी। ठीक, ये कुछ फीचर्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कॉजल हाइपोथेसिस, कारणत्व परिकल्पना, है ना, कॉज एंड इफेक्ट की बात आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो होता है व्यवहार के कारणों को नियंत्रित करने और उसकी व्याख्या के उद्देश्य के मद्देनजर जो रिसर्चर होता है वो कॉजल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। ये एक ऐसी परिकल्पना होती है जिसके माध्यम से व्यवहार का विशिष्ट कारण या व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर बताएं कि ये कारण और व्यवहार क्या चीज़ है, तो अगर रिसर्चर ये परिकल्पना बनाता है कि थकान से अगर जो फैटिग होता है इससे लर्निंग में डिग्रेशन होता है, मतलब जो है रिड्यूस होती है, लर्निंग जो है रिड्यूस होती है।
तो ये क्या होगा, कॉजल इफेक्ट होगा। यहाँ पर ये बताया जाता है कि मतलब जो लर्निंग में आपका रिडक्शन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, थकान है, थकान की वजह से आप सीख नहीं पा रहे हो, है ना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, ठीक है। तो यही हो जाता है कॉजल हाइपोथेसिस। अब इस तरह से कहीं भी आएगा जहाँ पर आपके कारण बताया जा रहा है और उसके मतलब प्रभाव की भी व्याख्या हो रही है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉजल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कि मतलब यहाँ पर ये हो गया कारण तो परिकल्पना का उदाहरण, ठीक है। इस तरह से मतलब यहाँ पर खाली ये जरूरी नहीं है कि खाली यही कारण हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेंशन किया जा रहा है तो ये आपका कॉज एंड इफेक्ट हो गया। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। इसमें यहाँ पर व्यवहार के बारे में प्रेडिक्शन और उसका वर्णन करने के ख्याल से रिसर्चर डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। जैसे कि मतलब व्यवहार की व्याख्या उसकी विशेषताओं या उस परिस्थिति जिसमें वो है उसके रूप में करता है। तो इस तरह की परिकल्पना शोधकर्ता जो रिसर्चर है उसको व्यवहार के गुणों की पहचान करने में मदद करता है और उसे पूर्व कथन करने में मदद करता है। मतलब जैसे अगर जो अपने पहला एग्जाम्पल लिया था कि अगर रिसर्चर ये परिकल्पना करता है कि थकान में व्यक्ति में जो कार्य करने की अनिच्छा होती है, यहाँ पर ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। मतलब यहाँ पर तो बताया कॉज एंड इफेक्ट की बात हुई कि थकान है तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। अब इसी को और आगे अगर इसको ब्रीफ में बताई गई चीज़ें कि थकान में व्यक्ति क्या होगी, उसकी जो है उतनी इच्छा नहीं होगी, चिड़चिड़ा होगा, उसकी जो है उतना उससे नहीं कर पाएगा, मतलब इंटरेस्ट से काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो वर्णात्मक ये चीज़ें बातें होंगी, ये वर्णात्मक परिकल्पना का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें थकान में होने वाले व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस। अब इसमें देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। मतलब ये जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस है, इनसे ज़्यादा सवाल बनते हैं क्योंकि आगे वाली तो सिंपल है, ठीक है। अब जो रिसर्च हाइपोथेसिस या इसी को वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यही मेन होती है। अब देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस से तात्पर्य वैसी परिकल्पना से होता है जो किसी घटना या फैक्ट के लिए बनाए स्पेसिफिक थ्योरी से निकाली गई डिडक्शंस पर आधारित होती है, ठीक है। अब कोई थ्योरी होगी, यहाँ पर कोई भी फैक्ट होगा, उससे डिडक्शन मतलब डिडक्ट करके निकाली जाती है। तो शोधकर्ता जो रिसर्चर है इस विश्वास के साथ इस तरह की परिकल्पना का प्रतिपादन करता है कि वो एक्यूरेट है क्योंकि एक सिद्धांत पे आधारित होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसर्च हाइपोथेसिस और इसकी जो एक्सप्रेशन है दो ढंग से व्यक्त की जाती है। अब इसी में आपका डायरेक्शनल एक्सप्रेशन और नॉन डायरेक्शनल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बात की जाती है, जिससे भी आपके क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इसको समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए डायरेक्शनल की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई नई मेडिसिन है और इसके ट्रीटमेंट को हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में, मतलब ऐसा इसका ये मतलब कि ये चीज़ सोचा जाता है कि ऐसी खोज की गई कि एक जो नई मेडिसिन है इसके ट्रीटमेंट से हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर में कमी आएगी, ठीक है। ये इसका फीचर है, मतलब इसकी क्वालिटी है इस नई मेडिसिन की। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है क्योंकि यहाँ ये जो प्रभाव की विशिष्ट डायरेक्शन की भविष्यवाणी करता है ना। तो यहाँ पर मतलब जो मेडिसिन है, मतलब ये अच्छी मेडिसिन है, नई आई है अभी, अब तक जो थी उनका इफेक्ट अच्छा नहीं था, तो ये जो है ये क्या करेगी, ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर वाले उसको पेशेंट में थोड़ा राहत का काम करेगी, है ना। तो ये एक भविष्यवाणी कर रही है यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर में कमी आएगी, मतलब नई जो मेडिसिन है इसके ट्रीटमेंट से पेशेंट पर इफेक्ट होगा। तो एक कुछ मतलब इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट की बात की जा रही है ना। तो ये हो जाता है आपका डायरेक्शनल जो है एक्सप्रेशन, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें होगा, अगर ये मान लीजिए एक स्टेटमेंट कभी आपको दिया जाता है कि फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ के बीच संबंध है, बस इतना लिखा है, ठीक है, इतनी बात कही जा रही है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि ये संबंध मतलब अच्छा भी है या बुरा भी इसका इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो बात होगी ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ इस बात का ये कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि ये इफेक्ट पॉजिटिवली होगा या निगेटिव वे में होगा, ठीक है। खाली यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इन दोनों में कुछ रिलेशन है। तो इस तरह के केस में वेरिएबल के बीच संबंध बताया जाता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई जाती है, ठीक है। और डायरेक्शनल में क्या होता है, आपको ये पता लगता है कि इसका इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह का है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपके रिसर्च हाइपोथेसिस में डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की
बात यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। नल हाइपोथेसिस काफ़ी पूछा जाता है, कैसे लिखते हैं, H0 है ना, यहाँ पर अगर इस तरह से ये लिखा जाता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस के ठीक विपरीत होती है। अगर किसी को नहीं दिख रहे हो ना, अगर वर्ड पढ़ने में नहीं आते तो आप लोग जूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस के ठीक विपरीत होती है। जैसा यहाँ पर जो भी चर होते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उन पर हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट की बात की जाती है, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं, इसकी जो है बात की जाती है। तो मतलब नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिस द्वारा हम चरों के बीच अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर जब कोई भी रिसर्च हाइपोथेसिस बनाता है तो साथ ही साथ ठीक इसके विपरीत ढंग से भी नल हाइपोथेसिस भी बना लेता है, और उसकी एक तमन्ना रहती है, मतलब उसकी कोशिश रहती है कि जो रिसर्च के परिणाम द्वारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, ताकि वो विश्वास के साथ अपनी जो मतलब यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करके उस दिशा में एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुँच सके। तो जो नल हाइपोथेसिस है ये बनाई इसीलिए जाती है कि रिजेक्ट हो जाए ना, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस कि मतलब यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए और हमारी फिर जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपकी सांख्यिकी परिकल्पना। सांख्यिकी परिकल्पना में क्या होता है, ये ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसमें पॉपुलेशंस के बारे में विशेष संबंध की कथन होता है। जैसे शोधकर्ता अपने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहता है। एक यहाँ पे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लैक एंड चैम्पियन, इन्होंने बताया कि सांख्यिकी परिकल्पना सांख्यिकी जीव संख्या मतलब पॉपुलेशन टारगेट, मतलब जो यहाँ पर है स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में जो वैसा कथन होता है जिसे प्रेक्षित आंकड़ों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर समर्थन दिया जाता है या खंडन किया जाता है। मतलब अब इसको ऐसे समझिए कि सांख्यिकी जीव संख्या ये क्या होती है, तो जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, जीव संख्या से मतलब पॉपुलेशन है, और स्टैटिस्टिकल है मतलब सांख्यिकी है, तो ये एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जो व्यक्तियों की भी हो सकती है या कुछ थिंग के आधार पे भी हो सकती है। तो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन की ये विशेषता होती है कि इसमें व्यक्तियों या चीज़ों के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस है उसको कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ में बदल दिया जाए और तब उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब किस तरह से लेंगे हम, क्वांटिटी के आधार पे यहाँ पर मेज़र करेंगे चीज़ों को, तो ये हो जाता है आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें थी जो आपकी हाइपोथेसिस से संबंधित चीज़ें थी, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आई होप आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मेन जो है यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग कमेंट में बताइए आपके एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, और जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम है आज कल में होने वाला है उन सभी को ऑल द बेस्ट, सभी स्टूडेंट के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। आप लोग का पेपर बहुत अच्छे से हो, यही हमारी बेस्ट विशेस हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल पे आप लोग बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।